नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा करी और मैंने वहां आपको बताया था कि जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है ये 5 भागों में किया गया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि अपने चेहरे का सबसे ऊंचा स्थान ढूंढ लो। नाक मिली। नाक पहला जो वर्गीकरण किया नासिका के आधार पर, उसके जैसे ही नीचे बढ़े हमें ओंठ मिलते हैं। तो दूसरा हुआ ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओंठ से अंदर जाते हैं हमें मुंह मिलता है। तो तीसरा वर्गीकरण मुख आकृति के आधार पर किया। मुख के अंदर जीभ होती है, तो जो चौथा वर्गीकरण किया जिह्वा के आधार पर किया गया। और पांचवा और अंतिम जो वर्गीकरण हमने किया था वो उच्चारण अवधि में लगने वाले समय के आधार पर किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नासिका के आधार पर हुआ वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण जो उच्चारण अवधि में लगने वाले समय के आधार पर किया गया, और तीसरा जो ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इनमें से प्रश्न अभी तक खूब पूछे गए। सबसे बड़ा जो संदेह की स्थिति पैदा करने वाला बिंदु है वो होता है जिह्वा की आकृति पर, जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण है, पहला जिह्वा के आधार पर, और जो दूसरा वर्गीकरण किया गया मुख आकृति के आधार पर। ये दो वर्गीकरण ऐसे हैं जो वाकई में संदेह की स्थिति पैदा कर देते हैं परीक्षा में बैठे हुए परीक्षार्थी के दिमाग में। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम जिह्वा और मुख आकृति के 2 वीडियो करेंगे और उन तीनों को एक वीडियो में संक्षिप्त में लेकर समझ लेंगे। क्योंकि आपने अभी तक, अगर मैं पूछूं निरुनासिक अनुनासिक, तो तुरंत बता देंगे ऐसे व्यंजन, ऐसे स्वर जो नाक की सहायता से बोले जाएं वो अनुनासिक होते हैं, जिनमें नाक का प्रयोग ना करें वो निरुनासिक होता है। कोई मतलब नहीं है इन बातों को पढ़ने और समझने का। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए जो परीक्षा में आने वाला है। तो हम पहला वर्गीकरण आज पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। जो स्वरों का वर्गीकरण किया जिह्वा के आधार पर कैसे किया गया, बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे जिह्वा के आधार पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इन 2 वीडियोज़ को ध्यान से देखा है तो वर्णमाला में से 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं जिह्वा के आधार पर। तो जब जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की बात करी जाती है तो हम पहले जीभ को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर 1 अग्र, नंबर 2 मध्य, और नंबर 3 पश्च। अग्र, मध्य और पश्च जीभ को हमने इन 3 भागों में बांट लिया। अब इनमें से बांटने का मतलब ये रहा कि कौन सा स्वर जीभ के किस भाग से उच्चारित हो रहा है, उस आधार पर हमने बांटा। कहानी याद कर लो, ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, और आप रटते भी रहे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि जितने आपने अग्र मध्य पश्च रटे होंगे, ये परीक्षा से 2 दिन पहले रटते होंगे और फिर खत्म हो जाता परीक्षा के बाद में। यहाँ देखिए, आज एक बार यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी परीक्षा में जाने की, भूलने की या याद करने की। तो जीभ की एक आकृति बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जीभ होती है, जिसमें ये आगे का भाग ले लिया, ये मध्य का भाग ले लिया और ये पश्च का भाग ले लिया। ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्च हो गया। अब एक घर से बारात निकलती है, मेरी बात पर गौर करिए। एक घर से बारात निकलती है और बारात में सबसे पश्च साइड, पश्च का अर्थ हो गया पीछे, बारात की बस में सबसे पीछे वाली सीट पर वो लोग बैठते हैं जिन्हें क्या चाहिए होता है, परम दशा की प्राप्ति करनी होती है। परम दशा की प्राप्ति क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 65 रुपये में जो प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये 65 रुपये वाली प्राप्ति जिन्हें करनी होती है वो कहाँ बैठे हैं, पश्चिम में। और थोड़ा सा अगर इसको बढ़ा दें तो हम कहेंगे ना, पौवा लेने जाएंगे वो दुकान पे। क्या लेने जाएंगे, पीछे बैठी वाली सवारी क्या लेती जाके, पौवा। और फिर अपने चाचा से कहेगा कि चाचा पौवा और ले लो एक, चाचा पौवा
और ले लो। ये स्थिति किनकी है? जो पीछे बैठे हैं। और वो पीछे क्यों बैठे हैं? बोले पीछे वाली सीट, पीछे वाले गेट से उतरेंगे, सीधे ठेके पे पहुंचेंगे, 65 रुपए का खर्चा होएगा, परम दशा प्राप्त हो जाएगी। ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष लग जाते संन्यास तपस्या करने में। तो कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पश्च से आते हैं स्वर, जो जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं, उनमें सबसे पहले आता है ऊ। और ऊ का जब भी नाम लेंगे तो ऊ के साथ में बड़ा ऊ अपने आप रहेगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, या अगर इसी क्रम में बढ़ो औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और ओ। सारे व्यंजन छोड़ दिए, स्वर स्वर निकाल लिए। ऊ ले लिया, बड़ा आ ले लिया, औ ले लिया, ओ ले लिया। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ बाराती क्यों पीछे बैठता है? उसे परम दशा 65 वाली प्राप्त करनी है। और 65 में जो परम दशा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पौआ। क्या कहते हैं कि पौआ। जो 65 रुपये वाली इंतजाम है उससे कहते हैं पौआ। और पौआ और लेगा जा करके तो कहेगा आकर के चाचा पौआ और ले लो। तो पौआ से और अगर सामान्यीकरण करोगे तो पा का अर्थ मेरे जहन से होता है पश्च, जो मैंने याद किया है। पश्च जो स्वर होते हैं जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले। अब इसमें से सारे, क्योंकि स्वरों के वर्गीकरण की बात हो रही है भाई, स्वरों के वर्गीकरण की बात करी जा रही है, तो सारे स्वर निकालो। पहला स्वर ऊ मिला, फिर ऊ के साथ बड़ा ऊ तो अपने आप रहेगा। दूसरा स्वर औ मिल रहा है, तीसरा स्वर ओ मिल रहा है। तो पश्च स्वर जितने भी हैं जीव के पीछे भाग से बोले जाने वाले, वो क्या कहलाए? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अगर अब आपको भूल जाए, कभी भी नहीं भूलेंगे, एक बार और याद कर लेना, पूरी इसी तरह से अपने दिमाग में माइंड मैप कर लेना एक, कि पीछे वाली सवारियां बैठी थी और जो कहानी मैंने बताई है। अब बात करते हैं मध्य में। मध्य में कोई नहीं है, मध्य में एक आदमी बैठा, छोटा बेचारा केवल। छोटे बच्चे जो होते हैं उसी अब बारात ही तो निकली है, बारात निकली थी, पीछे वाली सवारियों का तो हाल हमने ले लिया। अब बीच में कौन बैठेगा? बीच में बच्चे बिठाए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है ना। तो बच्चा अर्थात छोटा, छोटे छोटे लोग, तो छोटा बैठा दिया बीच में। अब हमने बस में यहाँ की भी बात कर ली, उस बारात की गाड़ी की यहाँ की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे बारात में जो लोग आगे बैठे हुए हैं। बारात में जो लोग आगे बैठे हुए हैं, आगे कौन बैठता है? आगे अच्छी छवि वाले लोग बैठते हैं ना, ऋषि मुनि टाइप के। अर्थात आगे जो बैठेंगे ऋषि लोग बैठेंगे ना। चलिए, जब ऋषि बैठेंगे तो ऋषि का ऋषि निकालो आगे। सबसे पहले ऋषि का ऋषि निकाल दो, ऋषि का ऋषि निकाल दो। अब इसमें दूसरा स्वर निकालो, कौन सा है? छोटी। एक स्वर अगर छोटी है तो उसके साथ में बड़ी अपने आप आएगी। जिस तरह हमने देखा था छोटे ऊ के साथ में बड़ा ऊ अपने साथ रहा था, उसी प्रकार से जैसे छोटी की नाम बात करेंगे तो बड़ी उसके साथ अपने आप रहेगी। और एक इसमें याद रखना, ए और आई और होते हैं, ए और आई, ए और आई दो इसमें अग्र में रहते हैं। तो हमने देखा पश्च में जो स्वर मिलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। मध्य में जो स्वर मिलता है वो छोटा आ, और जो अग्र भाग में निकलता है ऋषि, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। इनको पढ़ने के लिए ये वाली माइंड मैपिंग अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी भी आप भूलेंगे इस चीज़ को। एक बार और समझा देना चाहो तो आपको कि एक बस निकली बारात के लिए, ये कहीं बारात जा रहे थे अपने लड़के की या लड़के की भतीजे की, किसी की बारात जा रहे थे। बारात की बस निकली, बारात की बस में हम पीछे वाले गेट से एंट्री करें तो पीछे सबसे पीछे कौन लोग मिले? जो पौआ पीने वाले थे, नशा करने वाले थे। तो वो एक लड़का नीचे उतर के जाएगा और पौआ लिया और चाचा से क्या कह रहा? अभी चढ़ी नहीं है, और लो पौआ और लो। तो पश्च में सारे स्वर निकाल लो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और उसके साथ में बड़ा आ। यहाँ पर माफ करिए लिखना भूल गया, बड़ा आ, क्योंकि तीसरा स्वर ये भी भूला था, ऊ के साथ आ। तो ऊ, ओ, औ और बड़ा आ। कोई बात नहीं, हम फिर इसको नकारा, आगे बढ़ गए, बोले बारात का भाई स्थिति है, लड़ाई झगड़ा नहीं, जो जो पी रहा पीने दो। बीच में कौन बैठा था?
बीच में वो लोग बिठा ले जाते हैं जिनकी ज़्यादा केयर करी जाती है, छोटे लोगों की ज़्यादा केयर की जाती है। तो छोटा आ यहाँ बिठाल दिया, क्योंकि पूरी हिंदी वर्णमाला में इससे छोटा कोई है नहीं है, तो छोटा आ बिठाल दिया। अब आगे वाली श्रृंखला में कौन बैठेगा? ऋषि मुनि बैठेंगे, अच्छे लोग बैठेंगे। तो ऋषि बैठाला, ऋषि बैठाला हमने, ऋषि का पहला स्वर ये खींच लिया बाहर, सामने से ई निकाल दी बाहर, और ए और आई और बचे बाद में, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। प्रश्न यहाँ से जरूरी है, पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। और जो दूसरा वर्गीकरण है ओष्ठ मुख आकृति के आधार पर, जिसमें आपके समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत स्वर आते हैं, उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।